अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे जो हमने स्टार्ट किया था, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के काबिल तजदीद ज़राए जिसको जो बार बार बनते रहते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते। तो उसमें मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं आपको। हमने पहले 3 से 4 टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ लिए थे। मिसाल के तौर पे पानी से एनर्जी फ्रॉम वाटर, सूरज से एनर्जी फ्रॉम सन एंड सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम्स के बारे में और उसके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं उसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, आज हम नेक्स्ट जो 4 इसके पार्ट्स हैं उसमें सोलर सेल्स के बारे में बात करेंगे, विंड एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा हम बायोमास एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोलर सेल्स के बारे में। आप लोगों ने घरों में देखा होगा, अक्सर लोगों बच्चों के घरों में ये भी होता है जिसको हम सोलर पैनल का नाम देते हैं। ठीक है, जो प्लेटें सोलर प्लेटें होती हैं घरों में लगी होती हैं, सूरज की एनर्जी को डायरेक्ट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देती हैं या बैटरीज़ के ज़रिए वो करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील। तो बेसिकली सोलर सेल्स क्या होते हैं? सोलर सेल्स के ज़रिए सोलर एनर्जी को बराह रास्त डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील किया जाता है। एक सोलर जो सेल होता है ना, उसको हम लोग आम हालात में फ़ोटो सेल भी कहते हैं। फ़ोटो का मतलब रोशनी होता है। ठीक है, सूरज की रोशनी को कैप्चर करने वाला, सूरज की रोशनी को ट्रैप करने वाला जो है उसको हम सोलर सेल को फ़ोटो सेल भी कहते हैं। बेसिकली ये सिलिकॉन वेफर्स का बना होता है। नीचे इसके सिलिकॉन वेफर्स की प्लेट्स होती हैं, उसके ऊपर एक शीशा लगा होता है। शीशा जो है वो जो सूरज की शुआओं के जो यूवी लाइट्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, उसको वो ट्रैप करके फिर उसको रोशनी को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है, किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता होता है। ठीक है, जब सनलाइट सोलर सेल्स पे पड़ती है तो ये रोशनी को बराह रास्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है। ठीक, अच्छा, उसके अलावा ये जो सोलर सेल्स होते हैं कैलकुलेटर्स के साइड पे आपने एक सोलर का सिलिकॉन वेफर कहते हैं इसको, सिलिकॉन वेफर साइड पे लगा होता है छोटा सा उसके ऊपर जिसको हम कहते हैं कैलकुलेटर्स के ऊपर। घड़ियों में जो शमसी तवानाई से चलने वाली घड़ियाँ भी होती हैं ऐसी, जिसको सोलर एनर्जी के ज़रिए चलाया जाता है। खिलौनों में भी इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अगर आप सोलर सेल्स 3-4 सोलर सेल्स को इकट्ठा कर लें तो इसको हम कहते हैं सोलर पैनल। ठीक है, तो सोलर पैनल जो होते हैं या सोलर सेल्स की बड़ी तादाद को इकट्ठा करके इस्तेमाल कर बनाया जाता है। बाज़ जगहों पे सोलर फार्म्स भी बनाए जाते हैं। बाहर वाले मुल्कों में बाकायदा सोलर फार्म्स बनाए होते हैं। हज़ारों की तादाद में सोलर सेल्स को इकट्ठा करके सोलर पैनल्स बना के उसके ज़रिए फिर एक बाकायदा तौर पे शमसी तवानाई से चलने वाला बिजली घर भी बनाया जाता है। ये बाहर वाले मुल्कों में आम है। हमारे यहाँ पर इसका यानी कि इतना सिर्फ हम घरों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप ये इस बात से अंदाज़ा लगा लें, साइड पर आप एक इसकी ये अगर आप इसकी ये देखें, ये डायग्राम भी देखें तो ये बेसिकली जापानीज़ घर है, जापानी घर है और वहाँ पर घरों की छतों को कर्ड बना के उसके ऊपर जो है वो लगाए हुए हैं, बाकायदा तौर पे सोलर सेल्स लगाए हुए हैं। और सोलर पैनल्स के आप ये बाहर वाले मुल्कों से मुराद है, जापानीज़ की बात कर लें, चाइनीज़ की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, वहाँ पर ऐसे कॉलोनियाँ भी हैं, ऐसे सिटीज़ भी हैं जहाँ पर घरों की जो बिजली है वो बाकायदा ख़ुद प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करके वो हुकूमत को बेचते हैं। इस तरीके के घर भी हैं वहाँ पर। ठीक है, और ये इसकी एक मिसाल आपके सामने ये डायग्राम की सूरत में है। ठीक, अच्छा सोलर सेल्स जो होते हैं या सोलर पैनल जो होते हैं ये हमारे यहाँ पे तो नहीं है। आपकी किताब में जो लिखा हुआ है बाहर वाले मुल्कों की, क्योंकि ये किताब जो है बेटा ये बाकायदा तौर पे हम फ़ॉरेन ऑथर्स की पढ़ रहे हैं, जो गैर मुल्की मुसन्निफ़ीन हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो उन्हीं का तर्जमा किया गया है। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोलर पैनल्स को टेलीफोन बूथ्स, लाइट हाउस क्या होता है? जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए रात के वक्त बहुत बड़ी लाइट जो है वो समुंदर के ऊपर एक लाइट हाउस की सूरत में मीनार होता है, वहाँ पर लगी हुई होती है। ठीक है, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है, घरों में इसका इस्तेमाल होता है, दफातर में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन हम इसको जो है वो सिर्फ एज ए इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोलर पैनल्स खला में सेटेलाइट्स को पावर मुहैया करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, आपकी जो पुरानी किताब थी, मे बी जो नई किताब हो, उसके ऊपर भी जो ये आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स वाला टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो आर्टिफिशियल वाला सेटेलाइट्स वाला टॉपिक जो था उसमें सेटेलाइट्स जो होते हैं उसको पावर मुहैया करने के लिए, या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आलमी खलाई स्टेशन जो है, उसको पावर मुहैया करने के लिए उसके जो विंग्स होते हैं, पर होते हैं, उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक और डायग्राम भी बना के दिखाइए। ये ऑस्ट्रेलिया में एक तजर्बा हुआ था। ये एक सोलर कार है, सोलर पैनल्स लगा दिए गए हैं जहाँ पर नीचे इसके बैटरीज लगा दी गई हैं। बैटरीज के ज़रिए, सोलर पैनल्स के ज़रिए ये बाकायदा तौर पे उसको एनर्जी फराहम करती हैं जिसकी वजह से कार चलती है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विंड एनर्जी। आपने पढ़ा था कि जो मुतहरक हवा होती है, ब्लोइंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, चलने वाली हवा को हम विंड कहते हैं।
ठीक है। विंड एनर्जी को सदियों से बतौर एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, ये आज की बात नहीं है। विंड एनर्जी को सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है बतौर एनर्जी के तौर पे। यह समुद्रों में चलने वाले बादबानी जहाज़ों को पावर मुहैया करती है। आपने देखा होगा कि जो बादबान, कपड़ा का बादबान जो कश्तियों के ऊपर लगा होता है, तो कश्ती जो होती है बादबान के ज़रिए वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं समुद्रों के अंदर, ठीक है। ये पंचचक्कियों में अनाज पीसने और पानी को पंप के लिए इस्तेमाल की जाती रही है पुराने ज़माने में, ठीक है। विंड पावर को विंड टरबाइन चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सपोज दैट ये आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें आप बड़े बड़े पंखे नज़र आ रहे हैं आपको। ये जब पंखे घूमते हैं तो घूमने के साथ जो इसके साथ जो अटैच टरबाइन होती है वो घूमती है, ठीक है। ये पंखे जो होते हैं इसके साथ एक टरबाइन अटैच होती है, टरबाइन घूमती है, टरबाइन के घूमने से साथ इसके इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स अटैच होते हैं। जब इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स इस टरबाइन के ज़रिए रन करते हैं, चलते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस तरह के विंड फार्म्स में बहुत सी विंड मशीनों को आपस में मिला दिया जाता है। वो पावर प्लांट को चलाने के लिए काफ़ी पावर पैदा कर सकती हैं। अमेरिका में विंड फार्म्स में एक दिन में 1300 मेगावाट, ये तो आपकी जब किताब थी उस वक्त था। अभी मैंने रिसेंटली इसकी जो तहकीक की है, मैंने रिसर्च किया है, तो विंड फार्म्स अमेरिका में ज़्यादा हो गए हैं और अमेरिका में एक दिन में विंड फार्म के ज़रिए तकरीबन 2600 से 2900 मेगावाट की बिजली जो है वो पैदा की जा सकती है। यूरोप में बहुत से विंड फार्म्स का 100 मेगावाट या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना एक मामूल का काम है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में अक्सर देखा सकते हैं, ख़ास तौर पे समुंदर के किनारे ये लगे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हवाएं ज़्यादा चलती हैं। हवाएं चलने से या पंखे जब चलते हैं तो टरबाइन चलती है, टरबाइन चलती है तो जनरेटर्स चलते हैं, और जनरेटर चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके ज़रिए हम पानी को जो भाप में तब्दील करते हैं, गर्म करते हैं पानी को। तो ज़मीन के बाज़ हिस्सों में हिस्सों में ज़मीन हमें गीज़र्स और गर्म चश्मों से गर्म पानी मुहैया करती है, ठीक है। ये गीज़र्स और गर्म चश्मे क्या होते हैं, ये साइड पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं। नीचे हमारा पिघला हुआ एक जो ज़मीन का हिस्सा होता है, ज़मीन के 3 होते हैं, इंटर कोर होता है, ठीक है। हमारी ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको हम परत कहते हैं, नीचे वाला हिस्सा, दरमियान वाला हिस्सा जो होता है उसको मेंटल कहते हैं। तो ज़मीन की जो ऊपरी परत होती है और नीचे मैग्मा जो होता है, उसके ज़रिए हम किस तरीके से पानी को, ठंडे पानी को डालते हैं और जो गर्म पानी को निकालते हैं, ये किस तरीके से होता है। इसमें होता यह है कि ज़मीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा गहराई पर वाक़या ज़मीन का अंदरूनी पिघला हुआ गर्म हिस्सा मैग्मा कहलाता है, ठीक है। ज़मीन के बाज़ हिस्सों में मैग्मा के करीब पहुंचने वाला पानी मैग्मा के बुलंद टेम्परेचर की वजह से भाप में तब्दील हो जाता है। ज़मीन के अंदर मौजूद इस एनर्जी को हम जियोथर्मल एनर्जी का नाम देते हैं। जियो मीन ज़मीन, जियोथर्मल एनर्जी और थर्मल मीन हरारत। तो जियोथर्मल एनर्जी मतलब ज़मीन से हरारती एनर्जी को हासिल करने वाली जो एनर्जी होगी वो उसको हम जियोथर्मल एनर्जी का नाम देंगे। ऐसी जगहों पर जहाँ मैग्मा की गहराई ज़्यादा नहीं होती, गर्म चट्टानों के नज़दीक जो ड्रिलिंग की जाती है, ड्रिलिंग का मतलब ये आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग करके यहाँ से पाइप गुजारे जाते हैं, पाइप को चट्टानों के ज़रिए गुजार कर फिर दूसरी तरफ से निकाल लिया जाता है, यानी कि एक गोल दायरे की शक्ल में। तो एक तरफ से ठंडा पानी डाला जाता है तो मैग्मा उसको गर्म कर देता है, तो दूसरी तरफ से उसको स्टीम या हॉट वाटर या भाप को हम लोग दूसरी तरीके से निकाल लेते होते हैं। ये जियोथर्मल कुओं के अंदर ही होता है। इस कुएँ के नीचे की जाने पानी को धकेला जाता है, चट्टानें पानी को फौरी तौर पर गर्म कर देती हैं, इसे भाप में तब्दील कर देती हैं। ये भाप फैलती है। आपको पता है कि जब कोई चीज़ एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होकर ऊपर को उठती है, तो ये भाप फैलती है और फैलकर बुलंद सतह की तरफ आ जाती है, जहाँ से पाइपों के ज़रिए घरों और दफातरों को गर्म रखने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो स्टीम होती है, आपको पता है कि जो जॉर्ज स्टेफन ने पहला इंजन बनाया था, स्टीम इंजन ही बनाया था। भाप ने उस भाप इतने ताकतवर इंजन को लेके चलती थी, तो इसका मतलब भाप में से एक ताकत है जो कि उसको लेके चल सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये क्या होता है कि जो हमारे पास आता है, स्टीम आती है, गर्म स्टीम आती है, तो यही स्टीम टरबाइंस को रन करती है, तो जनरेटर चलते हैं तो बिजली पैदा की जा सकती है। लास्ट टॉपिक जो हमने करना है आज वो है एनर्जी फ्रॉम बायोमास, ठीक है। बायोमास हयातियाती एक टर्म है, एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास है क्या, ये सामने आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। बायोमास इज़ ए प्लांट और एनिमल वेस्ट दैट कैन बी बर्nt एज फ्यूल। यानी कि बायोमास की बात, बायोमास पौधों या जानवरों का फुजला, यानी कि जो फालतू अशिया वगैरह होती हैं, मुस्तरद फालतू अशिया होती हैं, जिसे बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जा सकता है, वो बायोमास कहलाता है, ठीक है। बायोमास की जो दीगर इकसाम, अदर इकसाम हो सकती हैं, उसमें हम कह सकते हैं कूड़ा करकट जो होता है, फार्म वेस्ट जो होते हैं, मतलब गन्ने के छिलके वगैरह,
ठीक है। उसके अलावा कोई और भी वेस्ट हो सकते हैं जो कि फार्म्स में यूज़ होते हैं, उसके बाद जो वेस्ट बच जाते हैं उसको हम लोग एज ए बायोमास इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है, एक कुआं बना लिया जाता है, उस कुएं में ये फुजला वगैरह जो होता है वो सारा नीचे फेंक दिया जाता है, ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया जाता है। नीचे हरारत, ह्यूमिडिटी होने की वजह से, हरारत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये फुजला पावर प्लांट चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि फिर क्या होता है कि जब ये गन्ने का छिलका वगैरह, छाले वगैरह, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह जब नीचे फेंकते हैं तो वहाँ पर जहाँ जो है वो जब ये नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गलता सड़ता है तो इसके अंदर से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। और ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर जो होता है उसमें हम लोग जो है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ना खुद जलती है ना जलने में मदद देती है, लेकिन हम उसमें से मीथेन को अलहदा करके जो जलाने के लिए, घरों को गर्म करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गाँव में अक्सर लोगों ने इस तरीके का एक प्लांट बनाया होता है कि वहाँ पर नीचे फुजलात वगैरह, जो वेस्ट वगैरह होते हैं उसको नीचे फेंक देते हैं। नीचे फेंकने के बाद जब वो गलते सड़ते हैं तो उससे फिर बायोमास एनर्जी, यानी कि बायोमास के ज़रिए जो गैस वगैरह खारिज होती है तो उस गैस को फिर वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था टॉपिक हमारा जो कि रीन्यूएबल सोर्सेज के बारे में था। आई होप आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।